ठीक है। वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि आगे हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमने स्टार्ट किया था। सेकंड जो बुक थी वो फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड बुक के अंदर हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर जो हम बात कर रहे थे। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था। हाँ बोलिए बेटा। बेटा जब डिस्क्रीट सीरीज होती है ना तब एन को हम एफ बोलते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रीट सीरीज में एफ हो जाता है, वो अलग से फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में। जबकि जब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज नहीं होती है तो फिर सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज। तब हम ये मानते हैं कि जितने भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? एन कहलाते हैं। क्या है? एन। जैसे कि 4, 5, 6, 12, 18, 16, इन सब को कितने ऑब्जर्वेशन है? जैसे लाइक ये ऑब्जर्वेशन थे कितने? 8। तो नंबर ऑफ एन कितने हो गए? 8। वैसे एक्चुअल में क्या होता है आपको मैं बता दूं। देखो, जब फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई हो कि जैसे 12 के सामने लिखा हुआ है 3, 4 के सामने लिखा हुआ है 5 और 16 के सामने लिखा हुआ है 3, तो इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं तो सिग्मा एफ आ जाता है। अभी जब फ्रीक्वेंसी नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो हम ये मानते हैं एफ जो है ना, एफ वो सभी के सामने 1 1 1 1 1 1 है। जो एक्स है ना उसके सामने फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दी हुई होती है तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या मानते हैं? 1 1 मानते हैं। और 1 1 मानोगे तो ऑटोमेटिकली आप देख लो ना कितना आ जाएगा। जो ऑब्जर्वेशन आएंगे ना जितने, वो टोटल 1 1 1 मानोगे तो वो टोटल ऑब्जर्वेशन के बराबर ही एन होगा। चलिए, एफ का टोटल एन होता है या एफ होता है? अरे जब इंडिविजुअल सीरीज नहीं दी हुई मतलब जो इंडिविजुअल सीरीज होना है तब उसको एन बोला जाता है, एन। और यदि डिस्क्रीट सीरीज हो तो अब उसको एफ बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तब उसमें अपन क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, तब तो एफ ही बोलेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम बात कर रहे थे आगे इंट्रोडक्शन की, किसके? जो इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, तब हम बात कर रहे थे। पहले तो पुराने टाइम की, जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तब मैंने आपको बताया भी था कि लोग क्या करते थे कि बहुत सारा जो मतलब राजा जो थे, एक दूसरे, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो था नहीं, और अपने एक दूसरे शासन के लिए लड़ते थे। एक दूसरे का शासन हथियाते थे, हथियाने के लिए लड़ते थे। ठीक है, लोग क्या करते, राजा क्या करते थे? अपने हिसाब से अपनी प्रजा को रखते थे
और वहां पर जो मुद्रा होती थी, मुद्रा मतलब मनी, जो आज हमारी करेंसी जैसे रुपी है, ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से अपने जगह की अलग करेंसी को रखते थे। कोई किस तरीके से करेंसी को रखता था, सिक्के के फॉर्म के अंदर, कोई मोहरे जैसे बोलते हैं ना, मोहरे मोहरे होती थी पहले के टाइम पर, सोने की मोहरे जिसको अपन बोलते हैं, वो होती थी, सिल्वर की, ब्रॉन्ज की, तांबे की, इस तरीके से वो क्या है, एक अपने अपने जगह के हिसाब से, अपनी अपनी धातु के हिसाब से वहां पर वो क्या करते थे। हाँ, उनकी इमेजेस भी होती। आपने वो देखी होगी ना, एक मूवी अभी उसकी आई थी, ऋतिक रोशन की एक मूवी थी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पिक्चर जो मूवी है वो देखी होगी आपने। बिल्कुल। तो उसमें क्या ये चीजें का वर्णन किया गया है, इस इन चीजों को वहां पे बताया गया है कि वो एंशियंट टाइम था, एंशियंट सिविलाइजेशन थी, ठीक है ना। तो उस वक्त जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था उसमें। अभी की है मूवी, वो ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी लगभग लगभग या तो 2 साल या 3 साल हुए हैं। तो उसमें जो सिंधु सभ्यता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो उसको देखिएगा कभी, आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब वो जैसे कुछ उसके अंदर एक एक्सचेंज फॉर द गुड्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे उससे पहले तो जैसे अगर मैं बात करूं, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बाद में हमारा एक्सचेंज का कुछ माध्यम तो रखा गया, क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, क्यों कि कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास में करेंसी नहीं थी, या फिर कोई भी यदि हम बात करें कि एक पर्टिकुलर गुड्स को वैल्यू करने के लिए हमारे को पता ही नहीं चलता था कितना देना है और कितना लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा, अब मैं कोई पहले के टाइम पर जो गुड्स का एक्सचेंज करते थे, तो आज तो हमें जैसे पता है, सपोज अगर हम बात करें कि कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे वीट और शुगर का एग्जांपल ले लो, वीट और शुगर का। अब वीट वीट जो है वो मान के चलिए 20 रुपीज पर केजी है, एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। और शुगर जो है वो 40 रुपीज पर केजी है। तो अब आज तो हमें पता है कि इनकी वैल्यू इतनी इतनी है, ठीक है ना। तो उस केस में यदि मैं किसी से शुगर लेता हूं 1 केजी, तो उसके इक्वलेंट मुझे कितना वीट देना पड़ेगा, बताइए। 2 केजी, वेरी गुड। तो ये जो चीज जो आपने बताई है कि सर 2 केजी, ये तो आपको पता चल गया ना आज कि सर 2 केजी देना है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो जो आपने बताया, पहले के टाइम पे तो प्राइस का पता ही नहीं था। तो पहले क्या करते थे, 1 केजी शुगर लिया, उसके इक्विवेलेंट ही 1 केजी क्या दे दिया, वीट दे दिया। तो ये पता भी नहीं चलता था कि किसको नुकसान हो रहा है और किसको फायदा हो रहा है, क्योंकि उसका वैल्यू पता नहीं था ना किसी को कि भाई कितना कितना वैल्यू है। फिर ये जो चीजें है ना, ये एप्लीकेशन में आई कि भाई कि हमें एक करेंसी का यहाँ पे करना चाहिए एवेल्युएशन, ताकि क्या कर सके हम उनसे एक गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके उन करेंसी से, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत सारे राजाओं ने, इन्होंने ये सारी चीजें बनाई थी। तब जाके उनको क्या किया गया था कि जो चीजें हैं, उनसे हम ये चीजें खरीद सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, ठीक है।
इतना हमें ये, पहले तो सारी चीजें गोल्ड में होती थी, खैर तभी तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर उसके बाद में ये टाइम जो निकला तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम भी आया। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर धीरे 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 हम सारी चीजें समझने लग गए। करेंसी जो है वो भी बनी इंडिया के अंदर। किस तरीके से वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम किया, पहले राजा महाराजा के बाद में तो अंग्रेज भी आए। अंग्रेजों ने भी क्या किया, इन चीजों का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया। किसका? किसानों का। और रॉ मटेरियल को यहाँ से लेके गए वहां पर अपने देश में, और वहां से फिनिश गुड्स बनाकर यहाँ पर लाकर उनको बेचा। रॉ मटेरियल था 2 रुपए का और बेचा यहाँ पे 100 रुपए का। तो ये चीज जो भारत के जो लोग हैं वो समझ नहीं पाए। फिनिश गुड्स जब आता तो बोलते यार क्या गजब की चीज है, कैसे बनी होगी, है कैसे हुआ होगा। लेकिन उनको क्या पता है कि हमारे रॉ मटेरियल से जो चीजें हैं वो ये बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना। पहली जो ट्रेन चली थी भारत के अंदर, वो बताइए कहां से कहां तक चली थी? पहली जो ट्रेन चली थी, यस वेरी गुड, मुंबई टू थाने। और कौन से सन में, कौन से सन में? कौन से सन में बताइए? 1969। अरे भाई 1969 तो अभी की बात है। ये भारत आजाद हुआ उसकी बात। थोड़ा सोच के तो बोलो। अंग्रेज कब थे? यस वेरी गुड। अब ये सर्च कर लिया होगा, बाकी अभी आंसर सही आया है। 1853, 1853। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा आपसे कि अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे कुछ इंडिया का डेवलपमेंट तो किया लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए, जैसे कि रोड बनाई थोड़ी बहुत जगह पर। तो वो क्यों बनाई? ताकि उस मतलब कोई भी बस वगैरह या फिर कोई भी ऐसे वहां पे जो चीजें हैं उनसे रोड के थ्रू हम उन चीजों को कहाँ पे पहुंचा सकें, रेलवे स्टेशन तक। तो पहले रोड का निर्माण किया उन्होंने, रोड का निर्माण किया और फिर ट्रेन बनाई, ट्रेन का भी निर्माण किया। ट्रेन कहां से कहां तक चली? मुंबई टू ठाणे। और वो क्यों? क्योंकि जो ट्रेन थी वो क्या करती थी, रॉ मटेरियल को लेकर और बंदरगाह जो होते हैं ना, पोर्ट, शिप तक ले जाया करते थे गुड्स को। और फिर शिप के थ्रू बाय वे ऑफ वाटर, वाटर मतलब जो है शिप के थ्रू वो अपने देश के अंदर, इंग्लैंड, ब्रिटिश, तो वहां पर वो गुड्स को ले जाते थे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना एक तरीके से उन्होंने बिजनेस यहाँ पे स्थापित कर लिया। वहां से फिनिश गुड्स वापस लेकर आते हैं यहाँ पर, और लोगों में यहाँ पर क्या करते, सेल करते। और सेल कैसे करते? पैसे वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया जो सोना था, सोना, गोल्ड, वो लिया
और गुड्स दिए, गोल्ड लिया गुड्स दिया, गोल्ड लिया और गुड्स दिया। तो ऐसे किया ना, तो सारा गोल्ड धीरे 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 ब्रिटिशर्स के पास में आ गया, और वो कहाँ पे लेके चले गए? अपने देश में। तो वहीं से ही देश जो है वो धीरे धीरे गरीब होना स्टार्ट हो गया। आज अगर मैं बात करूं, डायमंड जो हमारा, क्या बोलते हैं उसको, कोहिनूर, हीरा जो था ना कोहिनूर, वो कोहिनूर का हीरा कहां पर है? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में भी किसके पास में है? इंग्लैंड में। मैंने पूछा इंग्लैंड में मतलब कहां पर है? इंग्लैंड में भी किसके पास में है, मतलब कौन उसको यूज कर रहा है, कहां पर है वो? यस, वेरी गुड। अपूर्वा ने आंसर दिया, एलिजाबेथ। बिल्कुल सही है, रानी एलिजाबेथ, क्वीन। उसका जो मुकुट है ना, उस पर वो विराजमान है अभी भी। अब उसको कैसे लेकर आया जाए, आप सभी लोग प्लान करिए, कैसे लेकर आओगे? टीचर्स फर्स्ट है। इंडियन जेम्स बॉन्ड चाहिए। सही है, सही है, बिल्कुल। अरे ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने धोखे से और मतलब साजिश से इंडिया वालों को बेवकूफ बनाया। अब इंडिया में क्यों, तो विद्वान बहुत सारे हो गए हैं। तो इंडिया के विद्वान जितने भी है ना, उनको समझना चाहिए कि हम कैसे उसको उनसे चुराएं, मतलब लीगल तरीके से। लेकिन खैर, इंडिया तो इंडिया है, छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करते। ले गए तो ले गए, कोई बात नहीं। हम तो उससे भी उससे भी बड़ी चीजें हैं हम। अरे वहां पे जो विद्वान है ना, वो अलग किस्म के हैं, यहाँ के विद्वान अलग हैं। खैर अभी ज्यादा इतना मतलब लोग जो है ना नहीं है, लेकिन बाकी पहले के टाइम पे बहुत विद्वान थे, पहले के टाइम पे। अपने इंडिया में ही पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा मतलब विद्वान थे। अब देखो भाई, तुम इलीगल तरीके से लाओगे या लीगल तरीके से, तो वो आप ही जानो। लेकिन ये है कि भाई हमारा कोहिनूर जो है वो ला दो बढ़िया तरीके से। तो देखो, अगर हम बात करें पहले के टाइम की, तो हमारे बिजनेस का सबसे मेन जो बिजनेस था वो कौन सा था, बता सकते हो क्या? हमारा इंडिया का, भारत का जो मेन बिजनेस था, वो कौन सा बिजनेस था? चलिए, मैं ये तो है ही है। उसके अलावा मैं जो बता रहा हूँ वो है हैंडीक्राफ्ट का। ठीक है ना? हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था ना,
वो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बिजनेस था हमारा, ठीक है ना। और लोगों को बहुत मतलब एक हुनर था यहाँ पे किस तरीके से चीजों को बनाया जाता है, वो भी हैंड थ्रू, मशीन से भी अच्छी तरीके से। तो लोग जो थे ना, बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ पर इंटरेक्ट करती थी, और हैंडमेड जो चीजें थी ना वो लेकर जाती थी कहाँ पे, अपने देश में। तो लोगों को इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता था, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा मतलब खुश थे। सबके सब क्या थे, काम मिलता था सबको। और पॉपुलेशन भी उस वक्त जो थी ना वो ज्यादा नहीं थी। पॉपुलेशन तो अभी इन 40 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर बढ़ी है, जब भारत देश आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। तो जब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी तो सभी को क्या मिलता था, रोजगार भी मिलता था, सब खुश थे, बढ़िया अवेलेबल रिसोर्सेज जितने भी थे वो बढ़िया खाते थे, शुद्ध खाना पीना होता था, सब चीजें, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इनका बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा हैंडीक्राफ्ट का, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को भी डिस्ट्रॉय किया, ठीक है ना। वो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को ही नहीं, जैसे हम बहुत ही अच्छा कॉटन वगैरह सिल्क का काम करते थे, मेटल वगैरह जो थे ना बहुत ही अच्छे धातु हम बनाते थे, इवन हमारे यहाँ पे होती भी थी। और अगर हम बात करें उसकी प्रीशियस जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनका भी वर्क यहाँ पे किया जाता था। तो वर्ल्ड वाइड जो हमारा मार्केट था, वर्ल्ड वाइड फेमस था इंडिया का। मतलब लोग जो है ना यहाँ से इंपोर्ट करते थे। जब यहाँ से इंपोर्ट करते थे तो क्या होता था, इंडिया के अंदर करेंसी आती थी और इंडिया क्या होता जाता था, मजबूत, बिल्कुल। तो यही चीजें देखा किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, कि ये इस तरीके से तो बहुत ज्यादा इनका गवर्नमेंट, मतलब इस तरीके से इंडिया का तो डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने हमारे इस बिजनेस को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, ठीक है ना। उस समय अगर हम बात करें हमारी पर कैपिटा इनकम की, तो बहुत ज्यादा थी। पर कैपिटा इनकम मतलब, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। जो भी हमारी जीडीपी थी ना, जीडीपी को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, तो एक व्यक्ति की क्या निकल जाती है, आय निकल जाती है, मतलब इनकम निकल जाती है। तो वो क्या था, एक पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर नोटेबल एस्टिमेटर रहे हैं कि कैसे, जैसे इनका नाम मैं बताऊं आपको, तो वो है दादा भाई नारोजी, विलियम्स दिग्बॉय, फेंडलेस रियास, वी के राव, आर सी देसाई। तो ये सब क्या थे, बहुत ही फेमस एक इकोनॉमिस्ट थे, जो कि क्या करते हैं, नेशनल इनकम का भी पता लगाते हैं कि भारत की नेशनल इनकम कितनी है, और उनके हिसाब से फिर पर कैपिटा इनकम का भी पता लगाते थे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, कि हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो उस समय कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर या इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ना वो इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, मतलब कमजोर था। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छा जो बीज होता है वो भी नहीं था, ठीक है ना। और किस तरीके से हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है,
वो प्रोसेस, मेंटल एबिलिटी भी नहीं थी कि कैसे हमको हमारे प्रोडक्शन को अच्छे से सुधारना है, तो वो चीजें भी हमें नहीं आती। तो इसलिए धीरे 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 हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज्यादा मतलब वीक था, बहुत ज्यादा। तो अब उनके लिए क्या किया जाए कि वो एक स्ट्रांग बन सके, ठीक है ना। क्योंकि देखो, सिंचाई सिंचाई के साधन नहीं थे पहले। अगर मैं बात करूं, जुताई की जाती थी खेतों के अंदर, तो आपको पता है बैल वगैरह, खैर आज भी चलाते हैं ये तो, बैल से करते थे। हल हल लगा देते थे पीछे, और बैल आगे चलती थी और वो खेत को जुताई करते थे। लेकिन धीरे 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 फिर सिस्टम चेंज हुआ, ये ट्रैक्टर वगैरह ये आए। ट्रैक्टर जानते हो ना, ट्रैक्टर क्या होते हैं? अरे सर, ट्रैक्टर के बारे में नहीं जानेंगे क्या? ट्रैक्टर तो जानते ही हम, आजकल का ट्रैक्टर, बिल्कुल। तो वो उसके थ्रू क्या किया जाता है, आज हमारे भारत देश के अंदर सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। सिंचाई क्या, सॉरी, हल को जोता जाता है। और सिंचाई के लिए भी पहले क्या हो, जैसे कुएं वगैरह में से पानी जैसे निकालते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था इतना सही, नल वगैरह इतने नहीं थे, ठीक है ना। तो वो सिंचाई करना बहुत ही टिपिकल काम था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि तुरंत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हम क्या करते हैं, कुएं में से पानी बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ये फव्वारा सिस्टम जो है, स्प्रिंकलर जिसको अपन बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी हम हमारे जो सिंचाई वगैरह ये करते हैं। कैसे, जैसे कौन सा फर्टिलाइजर जैसे यूज करना है, जिससे जमीन जो है उपजाऊ रहे, ठीक है ना। तो बहुत सारा जैसे जैसे एक अलग चेंजेस आ गया एग्रीकल्चर के अंदर। लेकिन पहले के टाइम पर अगर हम बात करें, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लोग ये मान के चलो कि मतलब जब जैसे खुद का खेत है, खुद की जमीन है, ठीक है ना। तो अब उस समय, जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले, अंग्रेजों ने क्या किया था, जमींदारी सिस्टम, जानते हो ना आप जमींदारी सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल। तो जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, कि जैसे ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने क्या किया, जमींदार अपॉइंट किया। एक क्या अपॉइंट किया, जमींदार, जो कि क्या करता, जो भी जमीन के ऑनर थे ना, उनसे मतलब सारा एक तरीके से जमीन का पूरा काम किसको दे दिया, जमींदार को। अब वो जमीन किसके अंडर में हो गई, जमींदार के अंडर में। और जो जमीन के ऑनर थे, उन्हीं को ही उनकी जमीन पर काम करने के लिए रख लिया गया, कि आप यहाँ पे क्या करिए, वर्क करिए और प्रोडक्शन करिए चीजों का। और खेती भी कौन सी चीजों की करवाते हैं, जो कि वो कमर्शियल, जैसे कमर्शियल जो खेतियां होती थी ना, कमर्शियल खेती, वो चीजें, ताकि वो चीजों को कहां पर ले जा सके, रॉ मटेरियल को इंग्लैंड में ले जा सके, उनकी ही चीजों की क्या करवाते थे वो, ज्यादा से ज्यादा खेती करवाते थे। तो ऑनर की ही जमीन, उस ऑनर को ही उनकी जमीन पर एज अ टीलर काम करना पड़ता था, ठीक है ना। और बदले में क्या देते थे, केवल और केवल
उनका पेट भर जाए उतना उनको खाने के लिए चीजें देते थे। ज्यादा पैसे देते नहीं थे। ज्यादा पैसे होते ही क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, दिमाग में कुछ अलग अलग आइडिया आएंगे, कोई बिजनेस करने की सोचेगा, कोई क्या करने की सोचेगा। तो ज्यादा पैसे देते नहीं थे, कम देते थे। कम का मतलब हो गया कि वो जैसे बिजनेस है तो उनको किस तरीके से चलाना है वो नहीं बताते। सिंपली बस काम करो और अपना पेट भरो, काम करो और पेट भरो। और जो काम नहीं करते उनके पीछे कोड़े, कोड़े जो होते हैं ना, शंटर टाइप के होते हैं, वो लेके खड़े रहते थे अंग्रेज, और उनसे उनको पीटते। अब बेचारे क्या करे, काम नहीं करे तो मरे, और काम करे तो वैसे ही मरना है। दोनों तरफ से मरण था। तो वो चीजें जो है ना, मतलब अपना ऑनरशिप उन्होंने एंजॉय नहीं किया कि भाई हम भी क्या है, जमीन जो है ना हमारी, हमारी भी जमीन है, वो एंजॉय नहीं किया। तो अब बदले में उनसे लगान भी वसूलते। लगान, लगान का मतलब एक तरीके से टैक्स, कि इतना तुम टैक्स भी दो हमको। बताओ, काम करवा रहे हो, पैसा कुछ नहीं दे रहे हो, पेट भी नहीं भर रहे हो सही से, लगान और वसूल कर रहे हो, हैं। और फिर किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाती कि भाई, अब पड़ती है पैसे की जरूरत, तो क्या करते, एज अ लोन, लोन पर्पज के हिसाब से वो उनको पैसा दे देते कि अपना काम जो है वो कर लो। लेकिन फिर उसके ऊपर ब्याज जो है ना वो इतना खतरनाक कि जो आपने लोन लिया वो जस्ट पैसा नहीं दिया तो दुगना तिगुना, मतलब डबल तिबल हो जाता पैसे अगर नहीं दे पाया तो फिर वो कभी कर्जे से उतर ही नहीं पाता था। जिसने एक बार कर्जा ले लिया वो कभी कर्जे से मुक्त नहीं हो पाता था। तो अब क्या करे बेचारे, समझ में नहीं आता। इससे बढ़िया तो मर जाना। अब आप, ऐसा सिचुएशन हो जाए, खुद की जमीन, काम करना पड़ रहा है पूरे पूरे दिन धूप में, गधों के जैसे लगे हुए हैं, और खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं है सही ढंग से, और जरूरत पड़ रही है पैसे की तब पैसे नहीं मिल रहे, पैसे मिल रहे तो टेंशन हजार कि भाई उसको कैसे दें वापस से, और गालियां सुनना, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना। तो अब आप बताओ, ऐसे में अगर आप होते तो क्या सोचते, आप अपने मन में क्या विचार आते, आपके मन में क्या विचार आते अगर ऐसा होता, तो बताओ। बिल्कुल सही बात है, मर जाना अच्छा है, या तो मार दो। अब अपूर्वा ने सही कहा, या तो मार दो या मर जाओ, ये दो ही ऑप्शन है। ठीक है ना। तो आप किसी को मारोगे नहीं, मर जाओगे आप यदि, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बार मारो और फिर मरो, ताकि ये तो रहे कि हाँ हमने मारा है किसी को, फिर मरे हम। तो आपकी जो लाइफ है वो भी बेकार नहीं जाएगी। हाँ, तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि भाई जो है ना, सिस्टम जो था ना उस समय, जमींदारी सिस्टम था। जमींदार अपॉइंट करे, वो टैक्स वसूलते, है ना, और उन्हीं को ही काम पे लगाते, फिर रेवेन्यू लेते। और बैक, हमारा इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, तो काम करवाते लोगों से, बाल्टियां भरवाते, ये लो पूरा सिंचाई करो, इनके अंदर
पूरा फार्मर्स जो थे ना, उनको मतलब इतना काम करवाते ना जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, तो लोग परेशान हो जाते बेचारे, क्या करते। तो इतना सारा मतलब दुख जो है ना हमारे पूर्वजों ने झेला है अंग्रेजों का, जो कि एक सराहनीय है, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। अगर ऐसा मतलब आज हमारे ऊपर आ जाए ना, तो सही में आज जो आप कह रहे हो ना, ऊपर जो लिखा आपने, वही करना पड़ता। बताओ तो आज की, आज सिचुएशन जो आज हम जहां पर हैं उसको देखो, और पहले वाली सिचुएशन को देखो, मतलब कितना अंतर आ चुका है। तो हम थैंकफुल देते हैं जिन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, ठीक है ना, जिन्होंने हमारे को आजादी दिलाई, इंडिपेंडेंस हुए हम, ठीक है ना, तो वो उनको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम सब जैसे आराम से कहीं पर भी जाना होता है, घूमना होता है, उठाई बाइक और चले गए, उठाई साइकिल, चले गए, या फिर पैदल ही निकल गए। मतलब इंडिपेंडेंट है, हम अपने मन के मालिक हैं, कहीं पर भी हमें जाना है तो जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है ना। लेकिन अब पहले के टाइम पर बाहर निकल जाओ आप बिना पूछे, या फिर जैसे राजा महाराजाओं का टाइम था ना, तब कोई भी लोग जो है ना, मतलब वहां से बाहर निकल नहीं सकते थे। निकलते थे ना तो फिर क्या नाम पूछते थे, और सीधी सीधी क्या है, मौत। ये लो, आज हमारे कोई हाथ ही लगा के देख लो तो हम क्या बोलते हैं, भैया सोच समझ के हाथ लगाना। और पहले पहले के टाइम पे क्या होते थे, सीधे ही ये लो दंड, और वो भी क्या, मौत। तो एग्रीकल्चर सिस्टम समझ में आया कैसा था हमारा। अब तो क्या है कि धीरे धीरे हमारा भारत देश क्या है कि खुद एक समृद्ध बन गया है। उसको भी समझ आ गया है कि अब हमें काम कैसे करना है, क्योंकि जैसे ही देश क्या हुआ, ग्लोबल हुआ ना, पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अब ओपन इकोनॉमी हो गई। तो जैसे ही हमारा देश ओपन हुआ, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे, हम बाहर के जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको समझने लगे, इंटरेक्ट करने लगे बाहर के देशों से, ठीक है ना, उनकी मदद लेने लगे, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हमारे देश के अंदर। तो धीरे धीरे अब हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री में आ गया, और डेवलपिंग कंट्री चल रहा है। तो धीरे धीरे अब कोशिश यही है कि कब डेवलप्ड कंट्री बने, लेकिन काफी टाइम, काफी समय लगेगा। लेकिन फिर भी जो पहले का टाइम था और आज का टाइम है, उसके अंदर अगर हम कंपेयर करें तो काफी सुधार देखा है हमने, ठीक है ना, काफी सुधार हमने देखा है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे भारत देश को आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो रहा था हमारा कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करी हमने। अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। किसके बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है वो आप सभी बच्चे जानते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम क्या करते हैं, बिजनेस सेक्टर की बातें करते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि एग्री इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर है,
बताइए, इंडस्ट्रियल सेक्टर टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? बिल्कुल, रॉ मटेरियल पर। और रॉ मटेरियल कहाँ से आता है आपके पास में? रॉ मटेरियल कहाँ से आता है आपके पास में? एग्रीकल्चर सेक्टर से। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? नेचर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों। प्राइमरी सेक्टर जिसको बोला है इन्होंने, कुलदीप ने, बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कहने का मतलब, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर नहीं है तो फिर बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नहीं है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। अब जैसे आपने वो देखा होगा, 5 ईयर प्लान के बारे में जानते हो आप? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के बारे में जानते हो? वेरी गुड। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब बना था, ये बता सकते हो? सर्च करके नहीं बताना है, तुरंत बता दो आंसर अगर पता है तो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1949। चलो राहुल, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने कोशिश करी। अपूर्वा को भी। यस, कुलदीप को भी थैंक यू। लेकिन अब सुनिएगा, नहीं, 1947 में भी नहीं। 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951, 1951। 1951। तो पहला 5 ईयर प्लान जो बना वो खत्म कब हुआ, चलो ये तो बता ही सकते हो ना अब? फर्स्ट 5 ईयर, जो 5 ईयर, 5 साल के बाद, अरे तो यही तो कह रहा हूँ। 31 मार्च 1956। यस, वेरी गुड। बहुत बढ़िया अपूर्वा, सही आंसर है आपका। तो इस 5 ईयर प्लान के अंदर, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, इसका पहला जो मोटिव था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। वो क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर का क्या करना? डेवलपमेंट करना। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हमारा क्या था? मोटिव था। ओके। सेकंड 5 ईयर प्लान का मोटिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, जो हमारी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं और थैंक यू, इतना सब कुछ झेलने के लिए, इतना सब कुछ सुनने के लिए। राकेश सर की जो कथा है
उसको सुनने के लिए। देख लो, कुलदीप ने तो कह दिया सर। ये बात सही है सर। हम आपको झेल रहे हैं। भगवान भगवान भगवान। पॉइंट है। ये लो। चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू। बाय।